हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 मार्च 2023 को। उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम, जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसको हम देखते हैं कहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक है, इसका बाकी का पोर्शन जो मैंने कवर किया वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। हमने इसके 25 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे, है ना। ये भी हो गया था अपना 25 भी हो गया था। 26 नंबर क्वेश्चन इन्फ्लेशन वाला ये कर लिया था ना हमने। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, अच्छा यहाँ पे थे हम, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन से हमको आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि एवरेज क्लॉज इन द इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस में जो एवरेज क्लॉज होता है ना, वो किस पे एप्लीकेबल होता है, किस केस में एप्लीकेबल होता है। तो एवरेज क्लॉज जो होता है ना हमारा इंश्योरेंस में, वो हमारा अंडर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है। अब ये क्या होते हैं, डुअल इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, ओवर इंश्योरेंस क्या होता है, अंडर क्या होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। बट अंडर का हमें एक मीनिंग याद रखना है आपको कि एवरेज क्लॉज के लिए क्या यूज किया जाता है, अंडर इंश्योरेंस यूज किया जाता है। अब देखो, अंडर एंड ओवर इंश्योरेंस की बात करें तो ओवर इंश्योरेंस किसके लिए यूज किया जाएगा, जो जहाँ पे नो बेनिफिट टू इंजर्ड, यानी कि कोई भी बेनिफिट हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला होता है इंजर्ड के द्वारा, है ना, जो भी इंजर्ड हो जाता है हमें। अंडर इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस भी अप्लाई एवरेज, यहाँ पे इंश्योरेंस जो होता है ना वो अप्लाई कर सकता है एवरेज के लिए। एवरेज का मतलब कि एवरेजली उसको कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, और ओवर इंश्योरेंस में उसको कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलना होता। अच्छा, ओवर इंश्योरेंस को और पढ़ लें तो हम, इफ़ एन आइटम इज इंजर्ड, यानी कि कुछ आइटम हमारी अगर इंजर्ड हो जाती है ना, लॉस हो जाता है ना, किसी भी चीज़ से डैमेज हो जाती है, तो फॉर द मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, अगर वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो कंपनसेशन हमें कितना मिलेगा, ओनली बी पेड इन लाइन विद द एक्चुअल वैल्यू। जो भी एक्चुअल वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, वही वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी इनके द्वारा। अब अगर हम बात करें अंडर इंश्योरेंस की, देखो ओवर इंश्योरेंस में क्या हुआ कि हमने इंश्योरेंस कराया 10 लाख का और नुकसान हो गया, और 10 लाख का कराया था, 20 लाख रुपए से हम काम कर रहे थे, तो हमें नुकसान पूरा के पूरा 20 लाख का हो गया उस संपत्ति में, तो हमें केवल कितना मिलेगा, 10 लाख का ही मुआवजा यहाँ पे मिलेगा। अंडर इंश्योरेंस की बात करें तो इफ एन इंश्योरेंस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारी इंश्योर्ड भी ओनली पे द दैट फ्रैक्शन ऑफ एनी, फ्रैक्शन का मतलब वही एवरेज की बात कर रहा है ये, है ना। एवरेज एवरेज जो भी होगा हमारा उसकी बात करेंगे। डुअल और इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को पढ़ लें। डुअल का सेक्शन 95 होता है, याद रखना, और री इंश्योरेंस का सेक्शन 97 होता है। डुअल इंश्योरेंस में अगर बात कर लें हम, तो सेम इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है हमारा डुअल में, और री इंश्योरेंस में हमारा डिफरेंस रेट हो सकता है, दोबारा से अगर हमने इंश्योरेंस कराया तो रेट हमारा चेंज भी हो जाता है। डुअल इंश्योरेंस में इंश्योरर जो है रिमेन इन सच एज कैपेसिटी, वो कैपेसिटी पे रिमेन रह सकता है अपनी पे। बट री इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरर फिर बिकम एन इंजर्ड इन रिलेशन, इंश्योर्ड इन रिलेशन, या री इंश्योरर की बात करते हैं, है ना। री और इंश्योरर की बात करें तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है पहले, इज एन पार्ट इन इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट करती हो, इंटरेस्ट हो उसको, है ना, सेकेंड कॉन्टैक्ट में, तो हो सकता है डुअल इंश्योरेंस हमारा। और री इंश्योरेंस में तो हमारा ओरिजिनल जो इंश्योर्ड होता है ना, हैज नो इंटरेस्ट इन री इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट में, कोई भी इंटरेस्ट की बात यहाँ पे नहीं की जाती है। सच एज इंश्योरेंस जो होता है हमारा, वो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, और सब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, ओरिजिनल इंश्योरेंस का रिस्क होता है। अब री इंश्योरेंस और डुअल इंश्योरेंस को और भी आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो इसका, अब देखो मैथमेटिक्स के जो मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, उनके लिए हम सेपरेट वीडियो लाने की बात की थी हमने, तो इसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वन ऑफ द एजम्पशन, यानी कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं, कौन सी ऐसी एजम्पशन है इसमें, जो कि ब्लैक स्कूल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को बताती है ना, अंडरलाइनिंग करती है, जो कि एसेट्स प्राइस को, तो हमारी लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ब्लैक स्कूल ऑप्शन प्राइसिंग की बात करें हम यहाँ पे मॉडल की, तो यहाँ पे हमारी एसेट्स प्राइसिंग की बात की जाती है ना, वो हमारी लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ब्लैक स्कूल मॉडल क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि एस्टिमेट करती है हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू को, डेरिवेशन बेस्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जहाँ जो भी हमारे अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उसको एक तरीके से क्या करती है, ये एस्टिमेट करती है।
टेकिंग इनटू अकाउंट इम्पैक्ट जो कि हमारे अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा टाइम और अदर रिस्क फैक्टर का, उस चीज़ को देखने का काम यहाँ पे होता है। ब्लैक स्कूल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड शॉर्ट सेलिंग स्टॉक होती है यहाँ पे, विद फुल यूज ऑफ सेल प्रोसीड की होता है, शॉर्ट सेल प्रोसीड होता है, शेयर हमारे इन्फिनाइटली डिविजिबल होते हैं, कॉन्स्टेंट रिस्क होता है हमारा, और लेस इंटरेस्ट रेट होता है हमारा, ठीक है ना। बोरोइंग और लैंडिंग का कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है यहाँ पे, है ना। यूरोपियन ऑप्शन जो अमेरिकन कॉल और नॉन डिविडेंड पे करता है यहाँ पे, कंटिन्यूस ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, और स्टॉक प्राइस जो है इन्वॉल्व होता है यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक प्रोसेस में, ठीक है ना, थ्रू द टाइम। और इसका फॉर्मूला की अगर हम द मॉडल की बात करें तो फॉर्मूला दे रखा है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। द मॉडल कंटेंट डी, तो वेरिफिकेशन की बात करते तो एस का मतलब क्या हो गया, करंट स्टॉक प्राइस, के का मतलब स्टॉक प्राइस, स्टॉक ऑप्शन स्टॉक प्राइस है, और ऐसे यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। डेवलपमेंट एंड एजम्पशन की बात करें तो द मॉडल की, अच्छा ये द मॉडल करके एक मॉडल है ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। डेविएशन की बात करें तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स शॉर्टकट है, या फिर आर्बिट्रेज अप्रोच होती है, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है कि सर्विस प्रोडक्ट कौन से हैं इसमें से जो कि प्राइस सेंसिटिव है कंज्यूमर के लिए, लो प्राइस सेंसिटिव होते हैं कंज्यूमर, जहाँ पे लो प्राइस सेंसिटिव होता है कंज्यूमर, यहाँ पे सोचता नहीं है प्राइस देने में, है ना। किसी भी चीज़ का प्राइस अगर चार्ज किया भी जाता है तो कंज्यूमर वहाँ पे कम रेशनल होता है, कम सोचता है, कम सेंसिटिविटी होती है उसकी, तो वो मेडिकल सर्विसेज होती हैं जहाँ पे कि हमें एक तरीके से बार्गेनिंग का काम यहाँ पे नहीं होता है। तो हाई प्राइस सेंसिटिविटी कौन सी होगी, जो कि सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करेगा या फिर अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे मार्केट में, तो हाई प्राइस सेंसिटिव होंगी वो बातें, है ना। और लो में अगर हम बात करें तो वैल्यू और फीचर की बात करेंगे हम, प्रोडक्ट आर सर्विस प्रोवाइड्स की बात करेंगे। अगर हम हाई प्राइस सेंसिटिविटी की बात करें तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा यहाँ पे, हायर होगा इन डॉलर टर्म में, ठीक है ना। और अगर लो प्राइस की बात करें तो हायर कॉस्ट इंकर्ड की जाएगी बाई ये कंज्यूमर, और रिजल्ट चेंजिंग द और शिफ्टिंग द व्यू ऑफ ब्रांड और सर्विस के बारे में जो बात करता है हमारा, वो लो कॉस्ट प्राइसिंग बात करता है, ठीक है ना। हाईली डिफ्रेंशिएटेड हमारी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है उसकी प्रोडक्ट की, है ना। प्रोडक्ट और सर्विस हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जो कि सिंगल हायर क्वालिटी पे, क्वालिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, क्वालिटी ब्रांड की बात हमारी लो प्राइस सेंसिटिव में होती है, क्योंकि वहाँ पे हम सोच विचार ज़्यादा नहीं करते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाई कॉस्ट टू सर्व कस्टमर और लो कॉस्ट टू सर्व कस्टमर, देखो हाई में क्या है, ऑर्डर कस्टम प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर स्मॉल क्वांटिटी होती है हमारी, ये सारी चीज़ें होती है। लो में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है हमारा, ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी में होता है हमारा, प्रेडिक्टेबल ऑर्डर अराइवल होता है, स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है हमारी यहाँ पे, ये भी सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है इसमें से, सेगमेंटिंग ऑफ कंज्यूमर मार्केट ऑन डेमोग्राफिक बेसिस पे, कि डेमोग्राफी के बेसिस पे अगर हम कंज्यूमर का सेगमेंट करें तो इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे सही है, जहाँ पे कि लो प्रेडिक्टिविटी होती है कंज्यूमर चॉइस की और बिहेवियर की, एंड लो कॉस्ट मेजरमेंट होता है ये, ठीक है ना। ये क्या होता है यहाँ से समझ में आएगा जी, कि मार्केट में सेगमेंट होता है डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक बेसिस पे, बिहेवियर पे और जियोग्राफिक पे। अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो हमारा एज होता है, जेंडर हो गया, हमारी इनकम हो गई, मैरिटल स्टेटस हो गया, हमारा एथिकल बैकग्राउंड हो गई, हमारी डेमोग्राफिक बेसिस पे सेगमेंट किया जाता है। जियोग्राफिक जो कि एरिया के हिसाब से है ना, लोकेशन के हिसाब से, लोकल रीजनल है या फिर नेशनल प्रोडक्ट हमारा, या फिर इंटरनेशनल कंज्यूमर हो गए हमारे। साइकोलॉजिकल जो कि हमारी एक तरीके से साइकोग्राफिक, यानी कि उनके माइंड में जो की बात की जाती है, यानी एक्टिविटी होगी, एटीट्यूड हो गया, और पर्सनैलिटी और वैल्यू की बात करेंगे। बिहेवियर में क्या करेंगे, बेनिफिट की और पैटर्न और यूजेज रेट की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। डेमोग्राफी ये हमने पढ़ लिया, फैमिली साइज, रेस, जेंडर, ये हमारी सब डेमोग्राफी में आ जाती है। बिहेवियर में परचेज, कंजम्पशन, लाइफ स्टाइल, यूजेज और वैल्यू हमारी यहीं पे आ जाती है। साइकोग्राफिक में लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, ट्रेड, वैल्यू, ओपिनियन और इंटरेस्ट आ जाता है हमारा। वैल्यू हमारा साइको में आएगा, हाँ यहाँ पे नहीं आएगा, वैल्यू हमारा इसमें आएगा साइकोग्राफिक में। और जियोग्राफिक में हमारा नीड, प्रेफरेंस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑन लोकेशन होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि सेगमेंट कंज्यूमर के बारे, कंज्यूमर की सेगमेंट जो की जाती है ना डेमोग्राफिक बेसिस पे, जहाँ पे कि लो प्रेडिक्टिबिलिटी होती है कंज्यूमर चॉइस की, यानी कंज्यूमर चॉइस की प्रेडिक्टिबिलिटी लो होती है, वहाँ पे कम चॉइस करते हैं वो, है ना, चूज कम करते हैं वो, और लो ही कॉस्ट मेजरमेंट होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम 31 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करने वाले।